और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। ट्रंप की ईरान को नई धमकी। ईरान पर बड़े हमले जल्द, ट्रंप ने कहा है। घरों से नहीं निकले ईरान के लोग, ट्रंप ने कहा है। ईरान में हमले की नई लहर आने वाली है। ये वही ट्रंप है जो कह रहे थे हेल्प इज ऑन द वे। ये हेल्प है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ईरान के सरअंदाज में एयर स्ट्राइक हुई है। आईआरजीसी के इमाम अली बेस पर हमला हुआ है। यूएस इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर लेबनान में एयर स्ट्राइक हो रही है, इसका मतलब उसको लग रहा है कि हिजबुल्लाह अटैक कर सकता है। लेबनान के तायरे शहर में बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई है। हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट करने का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। शनिवार को इस युद्ध की शुरुआत ईरान पर अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन से हुई थी। तब तेहरान में पहला अटैक हुआ था, लेकिन अब इस युद्ध का दायरा फैल चुका है। इसकी बारूदी रेंज अरब वर्ल्ड से लेकर यूरोप तक महसूस हो रही है। पश्चिम एशिया से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इसे समझने के लिए आपको ग्लोबल फिक्र का यह वॉर चैप्टर देखना होगा। ध्यान से देखिएगा। ईरान वर्सेस अमेरिका प्लस इजराइल। ध्यान से देखिए, यह जंग अभी इस वक्त चल रही है। इनके अलावा ईरान वर्सेस 7 मुस्लिम देश भी शुरू हो सकता है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है ईरान वर्सेस नेटो। ईरान वर्सेस नेटो, यह एक और हमारे सामने चुनौती दिखाई दे रही है। क्यों ईरान वर्सेस नेटो? क्या वो आर्टिकल 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी ईरान के विनाश का चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है और पश्चिम एशिया में वर्ल्ड वॉर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ध्यान से देखिए, इस पूरे चक्रव्यूह में सेंटर में ईरान है। शुरुआत ट्रंप ने की थी, उनके ठीक बगल में नेतन्याहू है। जर्मनी ऑलरेडी साथ दे रहा है। फ्रांस अभी इस पूरे मामले में इफ एंड बट है। दूसरी तरफ अगर आप आए तो सऊदी अरब है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि सऊदी अरब चाहता था कि ईरान पर हमला हो। और फिर इस दायरे में आता है फ्रांस और इंग्लैंड, दोनों ही ईरान के हमलों की चपेट में आ चुके हैं। अब हम आपको बारी बारी से तीनों डेवलपमेंट पुख्ता जानकारी के बाद बता रहे हैं, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ईरान ने जिस तरह से सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन पर हमले तेज किए हैं, इसके बाद ये सभी मुस्लिम देश ईरान से भयंकर नाराज हैं। इन सभी देशों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की। ईरान की सैन्य कार्रवाई को क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बताया जा रहा है। अपनी संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल एस्टेट है, उसको निशाना बनाने के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बावजूद इसके कि आज सुबह सुबह ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जो हमारे मिडल ईस्ट के ब्रदर्स हैं, उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं, हम तो सिर्फ अमेरिका के बेसिस पे अटैक कर रहे हैं। आज शाम को दूसरी बार संयुक्त बयान जारी करके कहा गया है कि ईरान ने हमला नहीं रोका तो हमें भी अपनी रक्षा का अधिकार है। यानी मुस्लिम देश भी अब इस जंग में कूद सकते हैं। वहीं इस युद्ध में ग्लोबल फिक्र का दूसरा चैप्टर नेटो देश की तरफ से खुल सकता है। यह बारूदी आशंका क्यों है? पहले आज युद्ध के तीसरे दिन कुवैत और बहरीन की विध्वंसक पिक्चर देख लेते हैं। इससे यह साबित होगा कि मुस्लिम वर्ल्ड ईरान के खिलाफ जंगी मोर्चा क्यों खोल सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ईरान ने पहली बार कुवैत में अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। वहां की बेस पर अटैक करके कई जेट ध्वस्त कर दिए। 3 बताया जा रहा है, यूएसएनकॉम का कहना है। हालांकि अमेरिका ने शाम को कहा कि हवा में उड़ रहे कुछ अमेरिकी जेट ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स का मुकाबला कर रहे थे, तभी वो गलती से कुवैत एयर डिफेंस के निशाने पर आ गए। अटैक के बाद एक F-15 लड़ाकू विमान क्रैश होकर जमीन पर आ गिरा। ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रैश से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था। कुवैत की मीडिया और सेना दोनों ने पुष्टि की है कि वहां के अमेरिकी बेस पर ईरानी हमलों से भारी तबाही मची है। वहां खड़े कई दूसरे अमेरिकी विमान नष्ट हो चुके हैं। कुवैत के बाद बहरीन की बर्बादी की तस्वीर भी आपके सामने है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर फिर से विध्वंसक हमला हुआ है। बहरीन के मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। ईरान ने पिछले 48 घंटे में वहां 50 से ज्यादा मिसाइल दागकर तबाही मचा दी है। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर ईरान का भयंकर हमला जो है वो देखने वाला है।
कैमरे में तस्वीरें जो है उसकी वायरल हो चुकी हैं। बहरीन में ईरान ने अमेरिकन नेवी फ्लीट की पांचवी फ्लीट को निशाना बनाया था। 24 घंटे में दूसरे यूएस नेवल बेस पर हमला किया था। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब बहरीन में अमेरिका के नेवल बेस पर टारगेट किया गया। 1940 में इस बेस पर इटली की एयरफोर्स ने अटैक किया था। आपने 2 अरब देशों का लेटेस्ट हाल देख लिया है। अब आपको जानना चाहिए कि इस युद्ध में नेटो की एंट्री कैसे हो सकती है। ईरान ने फ्रांस के नेवी बेस पर भी अटैक किया। यूएई के फ्रेंच नेवी बेस पर भी हमला हुआ। फ्रांस के नेवी बेस को वहां काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले ईरान ने साइप्रस में ब्रिटेन के एयरबेस पर भी हमला किया था। ईरान के हमले में ब्रिटेन के बेस पर काफी नुकसान पहुंचा है। अब इसके आगे का डेवलपमेंट आपको देखना जरूर है। साइप्रस में ब्रिटेन के आक्रोतिरी बेस पर हमला हुआ है। आबू धाबी में फ्रांस के नेवल बेस पर ड्रोन अटैक हुआ। फ्रांस के रक्षा मंत्री का दावा, बेस पर रखा सामान नष्ट हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तीनों देशों ने ईरान के खिलाफ जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। तीनों नेटो देश ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने की योजना बना रहे। फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर यानी जंगी बेड़ा अब ईरान की ओर रवाना हो चुका है। जर्मन चांसलर मर्ज ने फोन पर ट्रंप से बातचीत की है। जर्मनी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बमबारी में शामिल हो सकता है, यानी अमेरिका के साथ मिलकर नेटो के 3 प्रमुख देश ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे तो इन्होंने मिलकर लीबिया पर भी कार्रवाई की थी, अगर आपको याद होगा। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले नेटो चीफ मार्क रूटे का बयान आया है कि नेटो सेना ईरान में चल रहे अमेरिका इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे नेटो देशों का तो अलग रुख है। एक बार सुनते हैं ईरान पर किस तरह वो आक्रामक है। और अब ये देखना और समझना बहुत जरूरी है कि इस युद्ध में अब तक कुल कितने देश शामिल हो चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, जंग की आग में जलते 18 देश। ध्यान से देखिएगा, ईरान जो कि एग्रेसर नहीं है, जिसके ऊपर अटैक किया गया। इजराइल जो कि एग्रेसर है, जिसने अटैक की शुरुआत की अमेरिका के साथ। यूएई जो कि डायरेक्ट इस जंग के दायरे में आता है। सऊदी अरब जिसके लिए कहा जाता है कि वो शुरू से इन्वॉल्व था कि ये सब हो, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया। कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ये वो बेसिस हैं अमेरिका के जो लगातार टारगेट पर हैं। ओमान, सीरिया, लेबनान टारगेट पर है। इजराइल के साइप्रस, वहां पर एक मिसाइल गिरी, खबर आई कि शायद नहीं ये गलती से गिरी है, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि नहीं अटैक था। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की इसलिए क्योंकि वहां भी अमेरिकी बेस को ईरान ने अब टारगेट किया है। सीधे चलूंगा, इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। आप मेरे साथ जनरल सोए हैं, इस वक्त एम्बेसडर अशोक सज्जनार हैं और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ हैं। सर, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले, अभी इस वक्त कयामत की रात हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। जनरल सोए, 2 राउंड हम देख चुके हैं। मैं इसको ऐसे ट्रांसलेट करता हूं। पहली नाइट जो हमने थी खमने के ऊपर हमले के बाद, वो हमने देखा कि ईरान के ऊपर हमले चल रहे थे, ईरान ने इधर उधर फायर किया। कल की डिसाइसिव नाइट थी जब इजराइल पर हमला हुआ। आज रात टारगेट पर ईरान होगा या अमेरिका के बेसिस होंगे या इजराइल होगा? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से जंग चल रही है, मेरे हिसाब से तो इस समय में एक फ़र्क छोटा सा नज़र आता है। वो है कि इजराइल और अमेरिका के जो हमले हो रहे हैं वो पिन पॉइंट अटैक हो रहे हैं और बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। और जो उनके मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको और उनके लड़ने की क्षमता को कम करने के लिए लगातार फायर हो रहा है। जिस प्रकार से अभी दिखा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम पर फायर हो रहा है या उनकी मिसाइल साइट्स पर फायर हो रहा है। जबकि ईरान की जो फायरिंग है, इनमें काफी हद तक मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरा दिए जा रहे हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम नहीं। लेकिन सर, मेरे पास जो अभी जो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको याद होगा, वो गोल्ड कलर का जो गोल्ड डोम था, जो बैलिस्टिक मिसाइल देखने के लिए यूएई में लगा था $10 मिलियन का, उसको ईरान ने उड़ा दिया। इजराइल में जो उनका रेडार था, नॉट ड्रोन, जो रेडार था यूएई में, उसको उड़ा दिया। इजराइल में रेडार उड़ा दिया। बहरीन में जो जितने भी हमने वहां पर देखे हैं उनके अमेरिका के इंस्टॉलेशन है, उन पर अटैक किया है। कतर में अटैक किया है, उनके भी टारगेटेड काफी पिन पॉइंटेड है। क्योंकि अगर रेशो की बात की जाए 1:100 है। अगर ईरान के पास 1 मिसाइल और एयरक्राफ्ट है तो उनके पास 100 है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ईरान देखिए जून से उन्होंने पिछले साल से काफ़ी लेसन्स लर्न किए हैं और इस बार हमने देखा कि उनका सक्सेस रेशो काफ़ी बेहतर है। और आयतुल्लाह खुमानी की डेथ के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो उन्होंने अपने प्लान के हिसाब से अटैक जारी है उनके, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि मध्य पूर्व के देश जहाँ जहाँ सपोर्ट देंगे और अमेरिका की ज़्यादा बेसिस है
वहाँ पर हमला करेंगे। यहाँ पर दो तीन चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, और मिक्स ऑफ ड्रोन, डेकॉय और मिसाइल्स का इस्तेमाल करके वो एयर डिफेंस सिस्टम को सेचुरेट करके। नोटेड। अब मैं थोड़ा इस खबर को आगे लेके जा रहा हूं अशोक सर। व्हाट इज द वे आउट? डिप्लोमेसी तो शायद ट्रंप ने खमेनी और उनके सारे लीडर्स को मार के खत्म कर दिए, उसका ऑप्शन तो एकदम ओवर हो गया है। ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट तो ना तो यूरोप को है और मिडल ईस्ट में तो शायद अब किसी का भी नहीं रहा होगा, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है। क्या होगा सर? विल दे कीप फाइटिंग? क्या ये लिबिया की तरफ जा रहा है? जी बहुत धन्यवाद निशांत। मेरे विचार से देखिए, आपने कहा डिप्लोमेसी का कोई अब रोल नहीं रहा है। मेरे विचार से डिप्लोमेसी के अलावा और कोई चीज You're right. इस युद्ध को रोक भी नहीं सकती, आई एग्री, बट होगा कैसे? क्योंकि मेरा विचार है, अब इसको आगे देखना होगा जो कैसे कितना ये प्रूव होता है, राइट या गलत प्रूव होता है। जो इजराइल और अमेरिका का इसमें गेम प्लान है, गेम प्लान उनका ऐसा है जो ऐसे डिग्रेड कर दिया जाए ईरान को, और वो उसके अपनी जो जिस कॉपी बुक से वो काम कर रहे हैं वो है जो उनके पास कुछ हद तक मिसाइलें हैं जिनको अगर वो इस्तेमाल कर लेता है तो उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं है। ड्रोन्स तो रहेंगे, शायद 126 ड्रोन्स उसके बाद बहुत मात्रा में है, उसको वो करता रहेगा, किसी ना कुछ ना कुछ करता रहेगा। परंतु अगर उसकी मिसाइलें खत्म हो जाती हैं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई विकल्प नहीं रहेगा, एंड इट विल हैव टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। दूसरी बात देखिए, वहां पर जो उनके अलग अलग मेरे विचार से आवाजें उठने लगेंगी। मसूद पेजेश्कियान जो हैं, अरागची जो हैं, दे आर मोर मॉडरेट पीपल। अब आईआरजीसी में है, वो बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि चाहेंगे जो इस युद्ध को आगे चलाया जाए। तो अब इसमें अगर अलग अलग आवाज उठती है तो देखना होगा कौन उसमें ज्यादा उसके सक्षम होता है, और इन्हीं के साथ अगर इन्हीं के साथ मिलकर बातचीत हो सकती है। ओमान ने तो ये कहा है जो वो बात कर रहे हैं और नेगोशिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं अभी कुछ बिल्कुल शुरुआत के दिन है, 2-3 दिन हुए हैं। सैटरडे को ये शुरुआत हुई और आज मंडे का दिन है। तो आगे चलते हुए देखते हैं कितने भारी पड़ते हैं ये ईरान का जो अटैक्स हैं, और क्योंकि ज्यादा उनके पिन पॉइंटेड नहीं है, उनके तो अपना सिविलियन पॉपुलेशन पर भी डाल रहे हैं। ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान है, इस वक्त की बड़ी खबर। हमलों की बड़ी लहर आनी बाकी है। ट्रंप ने कहा है हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, ट्रंप ने कहा है। एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच आसमान में बड़ी हलचल। ये देखिए, युद्ध के बीच आसमान में बड़ी हलचल। इजरायली जेट में ईंधन भर रहे यूएस टैंकर, करीब 20 रिफ्यूलिंग टैंकर्स है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। ईरान की ओर बढ़ रहे इजरायली जेट। इजरायली जेट, इसका मतलब ईरान का एयर स्पेस कॉम्प्रोमाइज्ड है, कभी भी ईरान पर हो सकता है बड़ा हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए, मिड एयर रिफ्यूलिंग, यानी आज की रात ईरान पर और बड़े हमले होने वाले हैं। लेकिन क्या ईरान इसको लेकर प्रिपेयर्ड नहीं है? यह सवाल है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम क्या एक्टिव नहीं है? क्या ईरान अपनी रेंज को बड़ा करेगा? एक और बड़ी खबर, इजराइल ने, बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने फिर दागी, ईरान ने फिर दागी इजराइल पर मिसाइल। ब्रेक करिए जरा। ईरानी मिसाइलों का टारगेट मध्य इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य इजराइल में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। मध्य इजराइल में सायरन की आवाजें आ रही हैं, बड़ी खबर। ये जो आप मिसाइल देख रहे हैं, ये फतेह 110 है, जिसका ईरान ने वीडियो जारी किया है। एक और बड़ी खबर, लेबनान पर इजराइल का एक और बड़ा हमला हुआ है। लेबनान पर हमला हुआ है। ये देखिए, हमले के बाद जबरदस्त धमाका, अल मुस्तफा स्कूल के पास धमाका हुआ। विजुअल देखिए जरा आप, लेबनान पर यह बड़ा अटैक किया गया है। लेबनान पर हमले का मतलब यह है कि उनको लग रहा है हिजबुल्लाह से रेजिस्टेंस होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, यमन अभी तक क्यों खामोश है? हूती क्यों खामोश है? एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। लेबनान में इजरायली हमले का नया वीडियो आया सामने। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। विजुअल देखिए, इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक। मैं चाहूंगा राहुल, अगर आप दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखा दें एक साथ।
ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, क्योंकि दोनों हिजबुल्लाह पे अटैक है और अगली खबर भी हिजबुल्लाह पर आ रही है, जिससे कि आपको पता लगे कि इजराइल किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये देखिए हिजबुल्लाह पे 2 अटैक के हमले, 2 वीडियोस आपके सामने हैं। एक और बड़ी खबर इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले, लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा, लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला। ओह विजुअल देखिए जरा आप, ये देखिए हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। लेकिन युद्ध के बीच ब्रिटेन का बड़ा बयान, इस वक्त की बड़ी खबर, अब बेस देंगे पर हमला नहीं करेंगे। ब्रिटेन ने एक स्टैंड ले लिया कि वो हमला नहीं करेंगे, बेस भले ही दे दें अपना, यानी फ्रांस जर्मनी भी अपना बेस देंगे। ब्रिटेन ने यह कहा है कि इस्लामा का युद्ध पर बड़ा बयान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान में बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, इस्फहान में धुएं और बारूद का गुबार। इस्फहान, ये देखिए जरा, इस्फहान में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। बताया जा रहा है कि कई जगह वहीं पर रेडिएशन की खबर भी आ रही है। इस्फहान में बहुत बड़ा अटैक किया गया है, ये देखिए जरा, और जिस तरीके से ये अटैक किया गया, यहां पर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, यहां पर एम्युनिशन डिपो है, कोई है जिसके ऊपर अटैक किया गया है। ईरान खाड़ी के सभी देशों में हमला करके विध्वंस की कहानी लिख रहा है। ईरान के क्रोध को हमने डिकोड किया है। असल में ईरान को इस युद्ध में 2 बड़े झटके लगे हैं। पहला तो ईरान की सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत, और दूसरा उसके न्यूक्लियर प्लांट, जिन्हें लेकर ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर तेहरान से आई है, जिसे बाद में IAEA यानी कि दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पुष्टि की। यह चिंता न्यूक्लियर रेडिएशन से जुड़ी हुई है। दरअसल युद्ध के बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान ने कहा कि उसके नतांज और फोर्डो और इस्फहान परमाणु प्लांट पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। B-2 बॉम्बर से हमला किया गया है, बंकर बस्टर बम गिराए गए। अमेरिका ने पिछले वर्ष भी इन्हीं 3 परमाणु साइट्स पर बमबारी की थी, तब B-52 बॉम्बर्स से बंकर बस्टर बम गिराए थे। इस बार भी यही न्यूक्लियर साइट्स दोबारा टारगेट की गई हैं। इसकी तस्दीक करते हुए अब IAEA चीफ ग्रॉसी ने क्या चेतावनी दी है, क्या कहा है उन्होंने, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के हालात हर तरफ से एक ही चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि रिजीम चेंज वाला ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वो वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा करने की कोशिश है, क्योंकि खमेनी को मारकर रिजीम तो चेंज नहीं हुई है। वहां पर ईरान की स्थिति बेहद चिंताजनक है। एटमी ठिकानों को बचाने की जरूरत है। रेडिएशन रिसाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। रेडिएशन रिसाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बड़े शहरों में बड़े हिस्से को खाली करना पड़ सकता है। दूसरे देशों के एटमी प्लांट को भी बड़ा खतरा है। हालात काबू से बाहर हुए तो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम भुगतने होंगे। ईरान से न्यूक्लियर रेडिएशन तो हुआ, ईरान से न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ तो तबाही सिर्फ वहीं पर नहीं मचेगी, इसकी जद में पूरा अरब वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट होगा। हम आपको अब बिग वॉल पर दिखाते हैं कि ईरान में रेडिएशन फैला तो इसका असर कहां कहां आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें जो जो कंट्रीज आ रही हैं उनको जरा ध्यान से देखिए। जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, UAE, ओमान, सऊदी अरब, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर ये रेडिएशन का जो खतरा है वो आगे तक फैल जाएगा। सोचिए जरा, ये हालात हैं, रेडिएशन कहां कहां आ जाएगा ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये सभी ईरान के पड़ोसी देश हैं और जहां पर अब ईरान हमले भी कर रहा है। ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ तो वहां से हवाएं इन देशों की ओर चली तो सोचिए विनाश का स्केल क्या होगा। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं, मेरे साथ मेरे खास मेहमान है अमिताभ सर। बहुत बड़ी बात ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कही है, बेसिस देंगे लेकिन हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। यूरोप और अमेरिका के बीच का डिवाइड दिख रहा है इसमें, और इसमें एक और चीज दिख रही है, वो ये है कि कोई भी कंट्री अपने एसेट्स को रिस्क में नहीं डालना चाहती है। उन सब के पास क्या कोई ऐसी इंटेल दिखाई देती है कि ईरान इज गोइंग टू गो ऑन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम? देखिए, आपने फर्स्ट गल्फ वॉर को देखा, वो UN सैंक्शन था, पूरे यूरोप ने, पूरी दुनिया में उसमें पार्टिसिपेट किया। सेकेंड गल्फ वॉर, उसमें UN सैंक्शंस, UN का सैंक्शन नहीं था, यानी उन्होंने अलाउ नहीं किया था सिक्योरिटी काउंसिल ने, तो सिर्फ चंद देश ही उनके साथ थे। फिर भी 35 ब्रिटेन था सर उसमें, फ्रांस था उसमें। जी, 35 से 40 स्टेट थे, जापान ने भी भेजा था।
ब्रिटेन फ्रांस था, और लिबिया पे जो अटैक हुआ उसमें तो पूरा नेटो विड्रॉ कर चुका नेटो था। फोर्सेस थे, हाँ। लेकिन उसमें भी सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस गए थे अमेरिका के साथ, ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी। जी, यहाँ पर आपने देखा होगा कि पहले भी कियर स्टारमर ने कहा कि डिएगो गार्सिया से वो ईरान पे अटैक नहीं करने देंगे, लेकिन अब हमला जो हुआ है, जो नेवल और एयरफोर्स बेसेस हैं ब्रिटेन की इस रीजन में, उन पर भी हमला हुआ है, तो वो भी बाध्य हो गए हैं कि उनके बेसिस पर अमेरिकन इंटरेस्ट को वहां से ऑपरेट करने दिया जाए। फ्रांस ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, हालांकि मैक्रों बहुत पहले ही, युद्ध के पहले ही ये कह चुके थे कि वो किसी भी तरह से अमेरिका जो युद्ध करेगा उसका वो समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन हाल में जो ग्रीनलैंड को लेकर हुआ है या अन्य विवाद जो यूरोप के साथ हुए हैं, चाहे टैरिफ को लेकर हो, ग्रीनलैंड को लेकर हो, यूक्रेन को लेकर हो, उसमें एक जो दरार पड़ी है, वो कॉन्फिडेंस अभी तक यूरोप को आ नहीं रहा है ट्रंप पे कि अगर वो उनको सपोर्ट करेंगे तो उनके रिटर्न में क्या मिलेगा, कहीं वो फिर थ्रेटनिंग तो करने नहीं लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइड है, और जो राफेल ग्रोसी इस समय कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं। सर, तो फिर मुझे एक बात बताइए, जी जी, मीडिएशन के लिए कौन आगे आएगा? ट्रंप पे वो यकीन नहीं करते, इजराइल पे यकीन नहीं करते, मिडल ईस्ट के देशों से उनके साथ ट्रस्ट डेफिसिट है। अब ये होगा क्या? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी, मैं भूल रहा हूं कि उन्होंने ये बात कही थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद चर्चिल या हेनरी किसिंजर, किसी एक ने कहा था कि आप युद्ध कितना भी लड़ लें, अल्टीमेटली यू हैव टू कम डाउन ऑन द टेबल। देखिए, जो वॉर भी है एक तरह की डिप्लोमेसी है, जब डिप्लोमेसी फेल करती है तभी वॉर शुरू होता है। और इस समय ईरान में किससे आप नेगोशिएट करेंगे? कोई एक चेहरा जो सर्वमान्य हो वो है क्या? कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर अब्बास अराक्ची बहुत क्लियर कर चुके हैं, और अली लारिजानी ने भी कहा है कि जो पहले से प्लान था कौन कहां अटैक करेगा वही हो रहा है, कोई भी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स नहीं हो रहे हैं। तो जिन कमांडर्स को जिस रीजन में मिसाइल छोड़ना है वो पहले डिसाइड कर लिया गया था कि अगर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर खत्म होता है तो किसको क्या करना है। Understood. और इसी तो इससे आप बात किससे करेंगे? कौन किससे बात करना चाहेगा? अगर वो बात करे तो आईआरजीसी मानेगा कि नहीं, वहां की सेना मानेगी? ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए सर। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, कतर ने मार गिरा ईरान के 2 फाइटर जेट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। कतर के रक्षा मंत्रालय का दावा है, लेकिन ईरान के फाइटर जेट जो है वो बेसिकली सिटिंग डक्स हैं। उनके पास कोई बहुत अच्छे फाइटर जेट्स है ही नहीं, वो उनकी पूरी टेक्नोलॉजी ड्रोन और मिसाइल बेस्ड है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। यूएई में ईरानी ड्रोन के हमले का वीडियो आया सामने, देयर यू गो। यूएई के तेल ठिकानों पर हमला हुआ है, और आज रात जब ऑयल मार्केट फिर से ओपन होगा, $10 ऑलरेडी बढ़ चुका है, $10 कहीं और ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर ऑयल की बात की जाए तो जो ऑयल मार्केट फ्राइडे नाइट को बंद हुआ था वो $73 पर बैरल पर था क्रूड ऑयल, आज है वो $83 पर बैरल। लेबनान ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल का हंटिंग ग्राउंड है। लेबनान में बहुत बड़ा हमला हुआ है, ब्रेक करिए। इजरायली हमले का वीडियो सामने आ गया, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये देखिए। इस सब के बीच में अमेरिकी हमलों के जवाब में अब ईरान पश्चिम एशिया में ऑयल ठिकानों को टारगेट कर रहा है, जो हमने आपको दिखाया। राहुल आइए जरा, 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ईरान अलग अलग देशों में ऑयल ठिकानों पर हमले कर रहा है। ये देखिए जरा, ईरान ने सऊदी अरब में अरामको एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, उस पर हमला किया। ड्रोन स्ट्राइक से इस रिफाइनरी को ढला दिया है। ओमान में ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमला किया। ओमान के तट पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया, इसमें चालक दल के कई सदस्यों की मौत हो गई। इसके अलावा कुवैत में ईरान ने अल अहमदी रिफाइनरी पर हमला किया। इस अटैक में कई कर्मचारियों के घायल होने की खबर आ रही है। ऑयल ठिकानों पर ईरान के हमलों से अरब में युद्ध की आग न केवल और तेज हो सकती है, बल्कि पूरी दुनिया इसका असर हो सकता है। ईरानी ड्रोन्स ने सऊदी अरब में रास तनूरा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। यह रिफाइनरी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की है। हमले के बाद इसमें आग लग गई। रिफाइनरी को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस सब के बीच में इस रिफाइनरी की क्षमता रोजाना 5 से 6 मिलियन बैरल तक तेल उत्पादन की है। रिफाइनरी के बंद होने से सऊदी के तेल उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस सब के बीच में रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बंद होने की खबरों से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इस रिफाइनरी पर हमला होना सऊदी के लिए झटका है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर है। यह कंपनी अमेरिका, एशिया और यूरोप के कई देशों को तेल सप्लाई करती है। रास तनूरा दुनिया के सबसे बड़े ऑयल लोडिंग टर्मिनल में से है।
इसके बंद होने से वैश्विक आपूर्ति का 5% हिस्सा ठप हो सकता है। अगर ये लंबे वक्त तक बंद रही तो कच्चे तेल की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ सकती हैं। भारत भी अपने कुल तेल आयात का करीब 18 से 20% तेल सऊदी से इंपोर्ट करता है। इसमें से 90% तेल इसी अरामको कंपनी से सप्लाई होता है। यही वजह है कि इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। कंपनी ने कहा है कि अब हालात पूरी तरह कंट्रोल में है, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन ईरान के पास दूसरा हथियार भी है, वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया तो इससे पूरी दुनिया में तहलका मच रहा है। इसे समझते हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान, ओमान, यूएई के बीच स्थित है। ध्यान से देखिएगा जरा, इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। यह एक संकरा और समुद्री रास्ता है। यहां से दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है। इस रूट से हर रोज 1 करोड़ 70 लाख बैरल तेल गुजरता है। ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और यूएई से सप्लाई होता है। इन देशों का 90% तेल इसी रूट से जाता है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किया, जो कि जानकारी है बंद कर चुके हैं वो, तो इसका भारत पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। भारत का कुल 85% तेल जो है वो इंपोर्ट होता है, जबकि पश्चिम एशिया से 60% तेल इंपोर्ट होता है। भारत का जो तेल इराक, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई से आता है, अगर ईरान ने यह बंद कर दिया तो तेल के दाम आसमान में पहुंच जाएंगे। उद्योगों और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है चीन। चीन दुनिया में तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। चीन हर रोज 1 करोड़ बैरल तेल आयात करता है। चीन का 40% तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है। हालांकि चीन ने रूस और सेंट्रल एशिया में पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन इससे 20% जरूरतें भी पूरी नहीं होती है। ईरान ने यह रास्ता बंद कर दिया है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना तय है। इसके अलावा कई और देशों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। जापान का 75% तेल इस रूट से आता है। पाकिस्तान का 90% तेल, 90, और फ्रांस, जर्मनी, इटली का 10% तेल भी इसी रूट से आता है। अगर ईरान ने यह रूट बंद कर दिया, सभी देशों में महंगाई बढ़ेगी। कच्चे तेल के दाम 100 से $150 प्रति बैरल पहुंच सकते हैं। दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। यानी 33 किलोमीटर का रूट जो है वो दुनिया को हिला सकता है। सख्त बड़ी खबर, ईरान ने लॉन्च किया हाइपरसोनिक मिसाइल। दिखाइए जरा, मिसाइल का टारगेट अमेरिका के बेस। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। आप अशोक सज्जनार सर मेरे साथ हैं, अंबासडर अशोक सज्जनार सर। सर, सऊदी को लेकर खबर यह थी कि बार बार सऊदी दिखा रहा था बातचीत करो, न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं आर्टिकल बता रहा हूं, लेकिन सऊदी चाहता था ईरान पर हमला हो। ऑयल, और सारी लड़ाई ऑयल की है, सारी लड़ाई, चाहे वो रिजीम चेंज का बहाना हो, चाहे वो ये बहाना हो कि आप वहां पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट करना चाह रहे हैं। सर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ऑयल के दाम या ऑयल को लेकर ये जो जंग चल रही है, ये मेजर इंस्टेबिलिटी लेके आने वाली है अगले कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए आने वाले दुनिया की इकोनॉमीज में? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत। ये इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, जो असर पड़ रहा है, वो उसका बहुत ही बुरा प्रभाव है। क्योंकि अभी जैसे आप बता रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है, अभी थोड़ा सा ब्लॉक किया गया है उससे, परंतु उसका देखिए मार्केट सेंटिमेंट पर इतना बुरा असर पड़ा है, जो ऑलरेडी करीब, जैसे आपने बताया, 10। सर, आपने बताया तो एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, जो पर्शियन गल्फ का इलाका है वो पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। जो गल्फ ऑफ ओमान वाला, जो उसके अगर आप स्ट्रेट देखें तो राइट साइड वाला है, उसको टेम्परेरी बंद किया है। लेकिन ईरान ने अपनी साइड जो कंट्रोल करते हैं पर्शियन गल्फ, उसको एब्सोल्युटली लॉकडाउन कर दिया है। गो अहेड अशोक साहब। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ से जो शिप्स जाती हैं, वो उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का शेप ऐसा बना हुआ है, जो शिप्स को पहले जाना पड़ता है ईरान के कोस्ट पर, मतलब उसकी जो EEZ है उसके अंदर से जाकर इनको ऊपर जाना पड़ता है, और आते हुए वो नीचे से, जहां से ओमान का कोस्ट है, वहां से वो आ सकते हैं। और उसमें वो भी बहुत कम है, जिसे कहा जाए डेप्थ बहुत कम है। सो आई एम टोल्ड अबाउट 30 फीट और समथिंग। तो इसीलिए अगर कुछ वहां पर डुबो, उसमें शिप वगैरह वहां पर कोई कैप्साइज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो बहुत मुश्किल हो सकती है वहां के लिए। और वही जो उन्होंने स्टारलाइट को अपनी, उनके पास ये एंटी
शिप मिसाइल्स जो आई हैं उनको चीन से आई होंगी वाली, तो ये जो आई हैं वहां पर ये काफी घातक सिद्ध हो सकती हैं। और जैसे आपने बताया है, जो अभी जापान का करीब 90% वहां पर तेल है उधर से होता है। भारत का अगर आप देखिए, पूरे विश्व से हम करीब 85-87% तेल हम आयात करते हैं, परंतु यहाँ से मेरे विचार से करीब 40% हमारा तेल और उतना ही करीब एलएनजी और एलपीजी जाता है। तो परंतु ये मार्केट सेंटिमेंट की बात है। एक ये वाला अगर बंद हो जाता है, एक जैसे आप बता रहे हैं अरामको में जो उन्होंने हमला किया है, आपको याद होगा जो हूतीज ने भी कुछ साल पहले वहां पर हमला किया था और अरामको की जो पाइपलाइन है उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। पूरे विश्व में हड़कंप मच गया था। केवल वहां पर उनकी 5% की उनकी जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हुई थी, परंतु पूरे विश्व में तेल के जो दाम थे वो एकदम बढ़ गए थे। तो अभी भी आपने जैसे बताया 13% दाम बढ़े हैं। दे आर द हाईएस्ट सिंस 2023। और मेरे विचार से अगर ऐसा होता है, और ये केवल तेल नहीं है, अगर इकोनॉमी के उसमें देखा जाए, भारत का जो निर्यात है वहां पर, यूएई हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सऊदी अरेबिया हमारा चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो वहां पर भारत के लिए काफी इसमें दिक्कतें और मुश्किल आ सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज उनके बहरीन के जो किंग हैं उनसे बात की है, और प्रधानमंत्री ने एमबीएस सऊदी अरेबिया के वहां पर बात की है। हम चाहते हैं स्टेबिलिटी जल्दी से जल्दी वहां पर लौट कर आए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बड़ी खबर, बेरूत में इजराइल की भीषण बमबारी। शाम को लेबनान की राजधानी को इजराइल ने जला दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक से तबाही है। अगर हिजबुल्लाह पर इस कदर अटैक किया जा रहा है तो इसका मतलब यह था कि हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं एक्टिव होने वाला था। नंबर वन, अगर हिजबुल्लाह पर इस तरीके से अटैक किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह के बाद शायद यमन भी एक्टिव हो सकता है, यानी हूती। हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह के खुफिया चीफ हुसैन मकलाद की मौत हो गई है। बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने हुसैन मकलाद की मौत का दावा किया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग, और शॉट दिखाइए जरा जरा। इस सब के बीच में अब जो खबर आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। युद्ध के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। मैं और ट्रंप पूरी दुनिया को बचा रहे हैं। हमले में साथ देने के लिए ट्रंप का शुक्रिया। नेतन्याहू का यह बड़ा स्टेटमेंट है। और अब आपको बता दें कि इस युद्ध में इजराइल के नए हथियार की एंट्री जो है वो सबको हैरान कर रही है। हथियार इजराइल का ब्रह्मास्त्र है। ये ना तो बारूद फेंकता है, ना मिसाइल दागता है, ना बम बरसाता है, बल्कि लेजर अटैक करता है। ऐसा अटैक जिसके बाद हवा में दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट तक तबाह हो सकते हैं। यह आयरन बीम है जिसका इंट्रोडक्शन भी इसी युद्ध में हो चुका है। इसराइल ने इसकी तैनाती ईरान के प्रॉक्सी संगठन लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ की है। इसराइल ने यह फैसला क्यों किया, तो हम तो पहले इसकी वजह जानते थे। ईरान पर हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल को ड्रोन अटैक से सरप्राइज किया। रात में रॉकेट अटैक भी किया था। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने इसे खमने की हत्या का बदला बताया, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह पर आग बबूला हो गया है। युद्ध के तीसरे दिन इजराइल ने ईरान के साथ साथ लेबनान में भी स्ट्राइक शुरू कर दिए। लेबनान की राजधानी बेरूत में एयरपोर्ट रोड पर आईडीएफ के हमले हुए हैं। आईडीएफ के हमले में बेरूत में भारी तबाही मची है। बेरूत के दाहिया इलाके में भीषण बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट करने का दावा किया गया है। इजराइल ने इस फ्रंट पर हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों से खुद को बचाने के लिए ही आयरन बीम की तैनाती की है। इसके एक्शन का एक वीडियो भी आईडीएफ ने जारी किया। यह पहली बार है जब किसी युद्ध में इजराइल ने आयरन बीम को इस्तेमाल किया हो। हिजबुल्लाह के रॉकेट को रोकने के लिए आयरन बीम की क्षमता का सफल प्रदर्शन किया है। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इजराइल की बादशाहत कायम है। ये देखिए जरा आप। असल में सस्ते रॉकेट और ड्रोन के जवाब में इजराइल को महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्हें इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलें बनाने में काफ़ी खर्च आता है, लेकिन अब 2 अरब से भी कम की कीमत में आयरन बीम 2 अरब डॉलर की कम से की 2 अरब डॉलर से भी कम कीमत का आयरन बीम इजरायली दुश्मन के रॉकेट और मिसाइलों को हवा में रोक रहा है। इजराइल की हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है। हम आपको बताते हैं कि आयरन बीम काम कैसे करता है। ध्यान से देखें। रेडार या थर्मल सेंसर टारगेट की पहचान करते हैं।
टारगेट की लोकेशन और स्पीड ट्रैक की जाती है। लेजर गन को टारगेट की तरफ पॉइंट किया जाता है। एक हाई एनर्जी लेजर बीम फायर की जाती है। बीम फायर की क्षमता 100 किलोवाट या उससे अधिक होती है। बीम फायर से अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। ड्रोन या मिसाइल हवा में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। 4 से 5 सेकंड के अंदर हवाई टारगेट नष्ट हो जाता है। टारगेट गिराने के लिए मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरसेप्टर का मलबा गिरने का भी खतरा नहीं होता है। लेजर बीम की रेंज 7 से 10 किलोमीटर तक होती है। 2024 के बाद हिजबुल्लाह ने पहली बार इजराइल पर हमला किया। दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। हिजबुल्लाह के साथ हूती भी इस युद्ध में कूद गया है। इनके टारगेट और इजराइल के 3 शहर हैं, तेल अवीव, यरूशलेम और पोर्ट सिटी हाइफा में मिसाइल अटैक किए गए। अब इस वीडियो को देखिए। यरूशलेम तक हिजबुल्लाह की मिसाइल पहुंच गई। इजरायली डिफेंस इन्हें रोकने में नाकाम हुआ। इसके बाद यरूशलेम की इमारतों पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। ईरान के प्रॉक्सी के हमलों के बाद इजराइल ने पहली बार लेजर डिफेंस से अटैक किया। इजराइल ने आयरन बीम का इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों को इंटरसेप्ट किया। इजराइल ने मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। इजराइल से युद्ध हिजबुल्लाह को काफी महंगा पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के पैरामिलिट्री ग्रुप के हेड मोहम्मद राद लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ के हमलों के दौरान मारे गए। लेबनान में इजराइल के हमलों में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि वो ईरान की पूरी प्रॉक्सी का सर्वनाश कर देंगे। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर अमेरिका के B-1B बॉम्बर्स का हमला। ये देखिए जरा, 3 B-1 बॉम्बर्स ने ईरान पर अटैक किया है। बड़ी खबर। ये बॉम्बर्स जो थे न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं। इन्होंने बिना रुके उड़ान भरी और फिर अटैक किया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को तबाह किया है। कमांड कंट्रोल सेंटर पर भी बॉम्बर से हमला किया गया है। जिस तरह से ईरान ने अपना सबसे नया और घातक हथियार आयरन बीम युद्ध के मैदान में तैनात किया है, ठीक उसी तरह से अमेरिका ने भी अपना एक हवाई जाबाज इस जंग में डिप्लॉय किया है। इस हथियार की न सिर्फ तैनाती हुई है बल्कि इसके जरिए ईरान में भारी तबाही मची है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स की। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि इस युद्ध में अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर्स से ईरान पर बम्बर्स आए थे। कल रात यह हमला हुआ था। 2000 पाउंड के बमों से लैस अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के मजबूत मिसाइल ठिकानों को टारगेट किया था। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने पुष्टि की है कि 1-2 नहीं बल्कि 4-4 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने अमेरिका से राउंड ट्रिप उड़ान भरी थी और ईरान में अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर दर्जनों 2000 पाउंड के बम गिराए थे, जो कि GBU-31 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका का कल रात यह सबसे खतरनाक हमला था। आपको B-2 बॉम्बर्स की पावर्स बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत स्टेल्थ तकनीक है, यानी इसको रेडार की पकड़ से यह दूर रखता है, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देता है और सीधे हाई वैल्यू टारगेट पर यह वार करता है। जीपीएस गाइडेड बमों से लैस है। बंकर बस्टर गिराकर भूमिगत ठिकाने जैसे कि कमांड सेंटर, मिसाइल यूनिट, हथियार डिपो नेस्तनाबूद करता है। वैसे तो इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, लेकिन हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है, जिस वजह से दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ऑपरेशन को सफल बनाता है। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है, इसीलिए इसे परमाणु वर्षक विमान भी कहते हैं। अमेरिका के पास इनकी संख्या सीमित है। कुल 21 B-2 बॉम्बर्स अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में शामिल है। इसका निर्माण काफी महंगा पड़ता है। एक B-2 बॉम्बर की औसत लागत $2 अरब से अधिक बताई जाती है। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप जनरल शोए, अब 2 मिनट हम अपने आप को ईरान की पोजीशन में रखते हैं। क्या ईरान को नहीं अंदाजा होगा कि अमेरिका क्या करने वाला है? क्या ईरान की इंटेल, जिसकी मदद ऑफ कोर्स रशिया और चाइना कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि अमेरिका क्या क्या कर सकता है? उनके लिए पहले दिन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। क्या यह एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा रहेगा या उनके पास भी कोई प्लान भी है? देखिए निशांत, इसमें मेरे हिसाब से तो कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज फैक्टर नहीं था, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पास ऑप्शन लिमिटेड है। जो हमने पहले आपके चैनल पर भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया था कि क्या क्या लाइकली टारगेट हो सकते हैं। यहाँ पर रेजिम चेंज की बात थी, उनकी लीडरशिप थी, उनकी न्यूक्लियर साइट्स थी, उनके मिसाइल साइट्स हैं, उनके IRGC के हेडक्वार्टर्स हैं और उनके ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके लड़ने की, ताकि ये लड़ने की क्षमता इनकी जल्दी से जल्दी ख़त्म की जाए। और यही पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं। फ़र्क ये था कि कब, कहाँ, किस प्रकार से हमला करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है,
एयरफोर्स नहीं है, तो चाहते हुए भी वो अपने आप को बचा नहीं सकते। यहाँ पर वेपन सिस्टम का जो सिलेक्शन है, जैसे आप बता रहे हैं B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसको बचाने के लिए ईरान ने क्या किया था। सर एक खबर थोड़ी देर में आने वाली है, आप मेरे साथ बने रहिए। हम एक खबर आपके सामने फ्लैश करेंगे, हमारे न्यूज स्कैन में आ चुकी है। मर्ज जो है वो बर्लिन से निकल चुके हैं ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। मर्ज बर्लिन से निकल चुके हैं ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। यह खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन अशोक सर मेरे साथ हैं। अशोक सर, इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? क्या ट्रंप किसी की सुनेंगे भी? नहीं, मेरे विचार से देखिए निशांत, ये जो राष्ट्रपति चांसलर मर्ज जा रहे हैं, उनको ये समझाने नहीं जा रहे हैं जो आप इसको अपना युद्ध जो है उसको बंद करिए। आपको याद होगा जब पहले पिछले साल भी ये हुआ था जी। तो तब चांसलर मर्ज ने कहा था जो जो राष्ट्रपति ट्रंप काम कर रहे हैं, ये ही इज डूइंग आवर डर्टी वर्क। क्योंकि देखिए कोई भी नहीं चाहता है जो ईरान के पास परमाणु शक्ति हो, परमाणु अस्त्र। You're right. और इसीलिए उन्होंने कहा था जो ट्रंप कर रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, हम सबके सामूहिक फायदे के लिए कर रहे हैं। अंडरस्टूड।